दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी शमशान और दीपावली पे पहला कमेंट अवी जी ने किया था। अवी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अभय है और आज की कहानी मेरे जिगरी दोस्त विवेक की है। वो हमेशा से मेरा जिगरी दोस्त नहीं हुआ करता था। पहले शायद हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन जब 11-12 की पढ़ाई के लिए मैं बाहर गया, आप यही सोच रहे होंगे कि 11 और 12 की पढ़ाई के लिए बाहर कौन जाता है, लेकिन हम लोग जिस जगह से हैं वहाँ पे 11-12 के लिए कोई स्कूल ही नहीं हुआ करता था। तो हमें वहाँ के 10th के पढ़ाई के बाद एक बड़े स्कूल में प्रमोट करके भेजा जाता था, जिस स्कूल में रहने खाने और हॉस्टल की फैसिलिटी हुआ करती थी। पहले से तो मैं विवेक को सिर्फ दूर दूर से ही जानता था, लेकिन जब हम लोग वहाँ रहने लगे तो हम दोनों को एक ही रूम अलाउड हुआ। मतलब हम दोनों रूम पार्टनर्स हो चुके थे और धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते मुझे ये समझ में आ गया कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है। इसीलिए हम लोग मेस में खाना भी साथ में खाने जाते थे, खेलते कूदते भी साथ में थे, घूमते फिरते भी साथ में थे और रहना तो हमारा साथ में था ही। धीरे धीरे हम लोगों का अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बना, लेकिन हम दोनों सबसे ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। आगे चल के मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी और उसकी फ्रेंड विवेक में इंटरेस्टेड थी, लेकिन विवेक इंटरेस्ट दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे उम्र का कोई लड़का इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की को ना कैसे कह सकता है। यहाँ तक कि मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे ये भी समझाया कि तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन नहीं रखना तो कम से कम फ्रेंडशिप तो रख ही सकते हो, लेकिन उसने लड़की से फ्रेंडशिप करने तक के लिए मना कर दिया। मुझे ये बात बहुत खटक रही थी, लेकिन मैंने उसे उसके पर्सनल मैटर में परेशान करना ठीक नहीं समझा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उसके लिए पागल सी होने लगी और मेरी गर्लफ्रेंड को भी इन्फ्लुएंस करने लगी, तब मैंने एक दिन उससे बैठाकर पूछना ही सही समझा कि क्या बात है भाई, तेरी वजह से अब मेरे भी रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने उसे बहुत पूछा, बहुत समझाया, लेकिन उसने बस एक ही जवाब दिया कि मुझे लड़कियों से दूर रहना है और इसी में मेरी भलाई है। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, हो सकता है ये सख्त लौंडों वाले टाइप्स का हो और इसे लड़कियों से दूर रहने में ही अपनी भलाई नजर आती हो। मैंने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और जैसे तैसे हमारे 12th के एग्ज़ाम हुए और हम लोगों ने अच्छे नंबर लाए। उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों सेम कॉलेज में सेम डिग्री में एडमिशन लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वार्डन से बात करके कॉलेज में भी सेम रूम ले लिया, क्योंकि नए किसी पार्टनर के साथ रहने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे को जो अच्छे से जानते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, हम ही दोनों साथ में रहें। वार्डन ने भी हामी भर दी। अब कॉलेज में भी हम दोनों रूममेट्स थे, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत अजीब थी कि उसके माता पिता जितना उससे मिलने नहीं आते थे, उससे ज़्यादा उसकी बुआ आती थी। उसकी बुआ ही एकमात्र ऐसी इंसान थी जो सबसे ज़्यादा उसे मानती थी। उसके परेशानी में होते के साथ बिना किसी को फ़ोन लगाए उसकी बुआ को पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि वो किसी तकलीफ में है। यहाँ तक कि अगर उसे बुखार भी आ जाए तो उसकी बुआ आगे से बात करके या फ़ोन लगा के ये पूछती थी, क्या हुआ, विवेक को बुखार हुआ है ना? अगर मैंने झूठ कहा तो वो तुरंत पकड़ लेती थी। पता नहीं ऐसी कौन सी टेलीपैथी वाली टेक्निक्स थी इनके बीच, लेकिन विवेक को कुछ होने से पहले ही उसकी बुआ को मालूम पड़ जाता था। मुझे ये थोड़ा खटकता तो था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा मानता हो और प्यार करता हो तो ऐसा होता होगा।
उसके मम्मी पापा भी कभी कभी उससे मिलने आया करते थे, लेकिन उसकी बुआ जब भी उन्हें फुर्सत मिलता था वो हमेशा विवेक के पास चली आती थी। कॉलेज में भी यही सिलसिला जारी रहा। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और तो और उसने वैसे के वैसे ही लड़कियों से भी दूरी बनाए रखी जैसे कि वो पहले बनाए रखता था। सिर्फ उस मिलने के लिए भी उसकी बुआ ही आया करती थी, लेकिन सेकंड ईयर के खत्म होते होते तक उसकी बुआ ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। साथ ही साथ उसके मम्मी पापा ने भी उसे हिदायत दी कि बुआ अगर आती भी है तो उनसे मिलना मत, उनसे अब हमारी लड़ाई हो चुकी है। मुझे ये सारी बातें पहले तो पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने बुआ को काफी दिनों तक नहीं देखा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा। उसने रोते हुए बताया कि एकमात्र जो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी, मेरी बुआ, उनसे भी प्रॉपर्टी की वजह से मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। पापा को प्रॉपर्टी का जो बड़ा हिस्सा चाहिए था, बुआ तो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन बुआ के पति उस प्रॉपर्टी को देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से उनमें बहस हो गई और उन लोगों ने बातचीत बंद कर दी। बुआ इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। उन्होंने तो बात करना अपने तरफ से बंद भी नहीं किया। पापा को गुस्सा आया, इसलिए पापा ने मुझे भी उनसे मिलने से मना कर दिया। खैर, ये सारी चीजें होती रहीं और जिंदगी यूं ही चलती रही। लेकिन एक दिन मैंने एक चीज नोटिस की जो कि पहले भी मैंने देख रखी थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। रात में उसे अजीब अजीब से सपने आते थे और वो अचानक से चीख कर उठ जाया करता था। साथ ही साथ वो दिन में और रात में भी, यहाँ तक कि सोने से पहले भी काफी पूजा, जाप और मंत्र किया करता था। वो नॉनवेज भी कभी नहीं खाता था, ना ही सिगरेट पीता था और ना ही दारू को हाथ लगाता था। मुझे लगा थोड़ा धार्मिक किस्म का है, लेकिन असली कहानी तो बाद में खुलने वाली थी। आगे हमारी जिंदगी यूं ही चलती रही और एक दिन हम सब लोगों ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया। पिकनिक में लड़कियां भी जा रही थीं, इसीलिए विवेक ने जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन मैंने कहा, तेरे जैसे बहुत सारे ऐसे वेले लौंडे भी जा रहे हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, गर्लफ्रेंड की तस्वीर नहीं है, तो तुझे दिक्कत पेश नहीं आएगी, इसीलिए तू भी साथ में चल। मैंने उसे अलग अलग कई तरीकों से मनाया, लेकिन वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार ना था। फिर जैसे तैसे कोशिशें करते करते मैंने उसे मना ही लिया। मैंने कहा, भाई भले पिकनिक 2-3 दिन का है और हम लोग टेंट में सोने वाले हैं, लेकिन तेरे साथ या तो मैं खुद या तो किसी लौंडे को अलाउड कर दूंगा। तुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तुम लोग मस्त आराम से वहां पे चिल करना। बाकी तू दारू वगैरह तो पीता नहीं, पार्टी तो करता नहीं, तो अच्छे से तेरे लिए खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। तुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। ये सारी जिम्मेदारी मेरी रही। काफी मनाने के बाद विवेक तैयार हो गया और उसके बाद हम सभी पिकनिक पे गए। पिकनिक पे पहला दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सेकंड डे अचानक से उसके चीखने की आवाजें आने लगी और वो किसी को जोर जोर से रात में डांट रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब इसे क्या हो गया, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत चिल टाइम था और मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा था। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने पे मुझे वहां जाना पड़ा, क्योंकि मेरी ही जिम्मेदारी थी उसके लिए। इसीलिए जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे ही ग्रुप की एक लड़की उस पे ट्राई मार रही है, जिस चीज को देखकर वो चिल्लाने लगा और वो उसके टेंट में जाकर शायद उसे छेड़ भी रही थी, क्योंकि हमारे भोलूनाथ में तो ये सारी चीजें थी नहीं कि वो किसी लड़की को छेड़े। तो मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि इसने ही कोई कांड की होगी, इसी वजह से हमारा भोलूनाथ चिल्ला रहा है। उसके बाद मैंने उस लड़की को डांट लगाते हुए कहा कि जब तुम्हें पता है कि विवेक को लड़कियों से बात करना तक पसंद नहीं, तो तुम उसके टेंट में कर क्या रही हो। ये चीज होते हुए देखकर जब लड़की को ये समझ में आया कि सीन काफी बड़ा हो गया है, तो उसने एक बहाना बनाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे चली आई, लेकिन मुझे अपने शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मुझे चलाकर यहाँ तक ला रहा है, और मैंने यहाँ आके क्या क्या किया
ये तो ठीक से मुझे याद तक नहीं। बस मुझे इतना याद है कि कुछ समय पहले मैं टेंट में अकेले बैठी थी और वहां से इस टेंट तक मैं कैसे आई, मुझे कुछ भी याद नहीं। हम लोगों में से किसी ने भी उसके बातों पे विश्वास तो नहीं किया, लेकिन लड़की बोल रही थी, इसीलिए ज्यादा चीखना चिल्लाना भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद विवेक ने भी नजरें घुमाई और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। हमें ये लगा कि अगर विवेक ज्यादा चीख चिल्ला नहीं रहा है तो हमें भी सीन बना के कोई फायदा नहीं, वैसे भी लड़की की इज्जत का मामला था। उसके बाद उसकी इज्जत की रक्षा के लिए मैंने 2 लौंडों को उसके साथ तैनात कर दिया ताकि कोई और अब उस पर हमला ना करे। उसके बाद जैसे तैसे वो रात कट गई। अगली दिन अच्छे से घूमते फिरते मजा मस्ती और बाकी की चीजें करते हुए कट गई और उसके बाद मैं फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेक साइड पे क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बैठा हुआ था। तब तक अचानक से फिर से उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा गजब की आकर्षण शक्ति है भाई विवेक में, रोज कोई ना कोई वहां पहुंच ही जाता है। फिर मैं वहां से उठकर जब उसके टेंट के पास पहुंचा तो सच में आज कोई दूसरी लड़की आकर उस पर ट्राई मार रही थी। मुझे लगा कि अगर ऐसी किस्मत हमारी होती तो लॉटरी ही लग जाती। लेकिन ऐसी किस्मत मिली भी तो उसे जो हमारे ग्रुप का छोड़ो सारे कॉलेज का सबसे सख्त लौंडा है। खैर मैंने उस लड़की को भी अच्छे से डांटा और उसने भी सेम बातें कही कि मुझे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे पहुंची, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे लगा, और शायद बाकियों को भी यही लगा होगा, कि इसने जरूर उस लड़की की बातें सुन रखी होंगी, इसीलिए इसने ऐसा किया। फिर मुझे एक बात और खटकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज की लड़कियों ने आपस में चैलेंज लगाया हो कि जो इस सख्त लौंडे को पिघलाएगा उसे कुछ मिले, या इनाम या कोई पैसा या पता नहीं क्या चीज, लेकिन किसी चीज का तो इनाम इन लोगों ने रखा होगा इसके सख्ती को पिघलाने पे। फिर उस रात से मैंने फैसला कर लिया कि गर्लफ्रेंड गई भाड़ में, पहले अपने दोस्त की रक्षा करनी जरूरी है। इसीलिए मैं अब उसके साथ ही रहता था, सिर्फ दिन में ही अपने गर्लफ्रेंड से मिलना जुलना या बातें करना किया करता था। हालांकि इससे मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन पे असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा था, लेकिन अपने भाई को मैंने कमिटमेंट जो दी थी उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था, इसीलिए मैं उसके साथ लगा रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे और हमारे लास्ट डे पे जब हम लोग दिन में घूम रहे थे तो घूमते घूमते विवेक को नेचर के फोटोज क्लिक करने में बहुत मजा आता था, तो वो थोड़ा आगे की तरफ चला गया। और जब वो आगे की तरफ चला गया तो थोड़ी देर तक तो मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और मुझे भी ये पता था कि अगर अब उस पे कोई ट्राई करेगा तो वो चीखने चिल्लाने के लिए तो आगे ही रहता है, तो मुझे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन काफी देर तक जब वो इस तरफ नहीं आया और मैं उसके तरफ बढ़ने लगा तो मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कि उसकी बुआ उसके साथ खड़े होकर वहां पे बातें कर रही है और विवेक रोए जा रहा है और उसकी बुआ उसे कुछ कुछ चीजें समझा रही हैं। मैंने दूर से ही बुआ जी को प्रणाम किया। बुआ जी ने मेरे बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वो मुझे सुनना ही नहीं चाहती हों। उसके बाद उन्होंने विवेक को कुछ कुछ बातें समझाई और वो कुछ दूर तक आगे बढ़ी और एक पेड़ के पीछे जाने के बाद वो मुझे नजर नहीं आई। फिर मैं दौड़ते हुए विवेक के पास पहुंचा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है भाई, रो क्यों रहा है, और बुआ जी यहाँ क्या कर रही थी? तो विवेक ने बताया कि भाई इस बार तो मैंने भी अपने ऊपर से काबू खो दिया था। गांव की एक लड़की आई और उसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर बुआ जी ने आकर मुझे बचा लिया। उन्होंने उस लड़की को जब मुझसे दूर किया तो उस लड़की के भी स्वर और रंगत बदलने लगी, जैसे कि उस पे कोई शैतान हावी हो। लेकिन वो बस एक ही चीज चाहती थी, वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो ही क्यों रहा है। फिर मैंने जब बुआ जी को ये बात पूछी कि बुआ जी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, तो बुआ जी ने मुझे जवाब देने से पहले उस लड़की पे
कुछ तंत्र मंत्र किए, जिसके बाद वो लड़की बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। और उसके बाद फिर बुआ जी ने मुझे साइड में ले जाकर कुछ बातें बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, देख बेटा, अगर 25 की उम्र से पहले तेरा ब्रह्मचर्य भंग हुआ तो तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि तेरा जन्म सूर्य ग्रहण के वक्त हुआ था और तेरे जन्म का नक्षत्र कुछ इस तरीके का था कि अगर तेरा ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए और तेरी बलि दी जाए तो बहुत सारी शैतानी शक्तियां ताकतवर भी हो सकती हैं और साथ ही साथ इस दुनिया में अच्छे से प्रवेश भी कर सकती हैं। लेकिन उनको तुम्हारी बलि देने के लिए पहले तुम्हारे ब्रह्मचर्य को तोड़ना पड़ेगा। और अगर 25 साल तक तुमने अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखा और नॉनवेज, मदिरा और बाकी की चीज़ों से दूरी बनाए रखी तो फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इसीलिए हमेशा से तुम्हारी माँ ने ये सीख दी थी कि बेटा, लड़कियों से, शराब से और बाकी की चीज़ों से दूर रहना, ताकि गलती से भी ये सारी चीज़ें तुझ पे हावी ना हो जाएं। ये सारी शक्तियां बचपन से ही तेरे खिलाफ काम कर रही हैं और तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं और तेरे दिमाग पे ये शक्तियां हावी ना हो जाएं। इसीलिए मैंने और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ मंत्र सिखाए हैं, जिसे पढ़ने के लिए रात को और दिन में हम लोगों ने तुम्हारे लिए नियम बनाए हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी शक्तियां ना दिन में और ना ही रात को हावी हो सकें। लेकिन जब से तुम यहाँ पे पिकनिक पे आए हो, तब से रात में तुमने ये मंत्र पढ़ने बंद कर दिए हैं। इसीलिए आज आखिरकार वो शक्तियां तुम पे भी हावी होने लगी थीं और तुमसे कुछ गलत करवाना चाहती थीं, ताकि उसके बाद वो शक्तियां तुम्हारी बलि देकर इस दुनिया में आ सकें। तुम्हारे जैसा बच्चा बहुत कम ही पैदा होता है और तुम्हारे जैसे बच्चों की बलि देने से बहुत सारी शक्तियां मिल सकती हैं इन शैतानी शक्तियों को। इसीलिए तुम्हें बचा कर रखना हमारे लिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। खैर, ये सारी बातें तुम हमेशा याद रखना। और अब मुझे जाना पड़ेगा, ये बोलकर बुआ जी वहाँ से निकली और मैं रो इसीलिए रहा था क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, जिसके वजह से मैंने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था। मुझे इस चीज़ का गिल्ट भी था, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि बुआ जी पता नहीं कहाँ से मुझे बचाने के लिए अचानक से वहाँ आ गई थी। उसके बाद ये सारी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग चकराने लगा था, क्योंकि विवेक जो बातें बता रहा था वो तो मैंने फिल्मों में भी नहीं सुनी थी। फिर जब हम लोग अपने पिकनिक से वापस आए तो हमारे कॉलेज में फ़ोन आया और वो फ़ोन विवेक के माता पिता का था। उन्होंने बताया कि तुम कहाँ थे इतने दिनों से, हम लोग तुम्हें इतने दिनों से पागलों की तरह फ़ोन ट्राई कर रहे थे। विवेक ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था और उस वक्त मैं उसके बगल में ही खड़ा था, लेकिन अचानक से उसके हाथ से फ़ोन गिर गया और वो रोने लगा। मैंने उसे पहले अच्छे से संभाला, पानी पिलाया, फिर उससे पूछा कि क्या हो गया, तू इतना रोने क्यों लगा? उसने कहा, बुआ जी। मैंने पूछा, क्या हुआ बुआ जी को? उसने कहा, बुआ जी को मरे हुए आज 4 दिन हो चुके हैं। बुआ जी मुझसे बात ना कर पाने की वजह से दुख में आकर, टेंशन में आकर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और वो मरने के बाद मुझे बचाने के लिए वहां पहुंची थी। इसीलिए वैसे अजीब से जगह पे भी, जहां फोन का नेटवर्क तक नहीं होता, वहां बुआ जी पहुंच गई और मुझे बचाने के बाद वो गायब भी हो गई, क्योंकि उनको मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों का धोखा तो ये हो सकता था, लेकिन मैंने भी तो बुआ जी को देखा था। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर क्यों किया था और मेरी बातों का जवाब दिए बिना वहां से चली क्यों गई थी। जब कोई इंसान जीवित ही नहीं है तो वो तो सिर्फ अपने एक मकसद के लिए वहां आया था, लेकिन वो मुझे नजर कैसे आ रही थी? खैर, इतनी समझदारी तो मुझ में नहीं थी कि मैं इन गूढ़ रहस्यों को समझ सकूं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है तो विवेक जो बता रहा था वो भी जरूर सच होगा। उसके बाद विवेक के घर पे मैं उसके साथ गया
और वहाँ जाके मैंने उसके मम्मी को सारी बातें बता दी। सारी बातों को सुनने के बाद उसकी मम्मी ने कहा, हाँ, उसकी बुआ उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसी प्यार ने उनकी जान भी ले ली, लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने विवेक की रक्षा करना बंद नहीं किया। और तो और, तुमने भी जो इतनी मदद की विवेक की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा, आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये बातें सच है। आंटी जी ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, बेटा ये बातें बिल्कुल सच है, लेकिन कभी किसी को इस बारे में बताना मत, क्योंकि विवेक के 25वें जन्मदिन तक ये बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा, आप घबराइए मत, उसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी अब मेरी, और इन बातों को बाहर ना निकलने देने की भी जिम्मेदारी मैंने। उसके बाद मैं विवेक के 25वें जन्मदिन तक हमेशा साए की तरह उसके साथ ही रहता था, और आखिरकार मैंने इस दौरान विवेक के साथ और भी कई हैरत अंगेज घटनाएं होते हुए खुद अपने आंखों से देखी। उसके बाद मुझे इन बातों पे कोई शक न था। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि 25 की उम्र तक इसके ऊपर बहुत सारे खतरे मंडराएंगे, लेकिन कई समय पे उसकी बुआ और कई समय पे मैंने उसे बचा ही लिया। आखिरकार वो 25 साल का हो गया और हम सभी के सर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हट चुकी थी। अब ना ही उसकी बुआ नजर आती है और ना ही अब मुझे कोई टेंशन होती है। आज मैं ये कहानी आपको इसीलिए सुना पा रहा हूँ क्योंकि अब 25 साल पूरे हुए उसे काफी साल हो चुके हैं। खैर, आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई भी कहानी पहले नहीं सुनी है। और ना ही मुझे इस बारे में पता है कि सूर्य ग्रहण पे जन्म लेने वाले बच्चे कितने स्पेशल होते हैं, और खास करके किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।